Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 5 when people rebel 1857 एंड आफ्टर दैट डिस्कस कर रहे थे हम लोग 1857 के बारे में। और उसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ अ म्यूटिनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रेवोल्यूशन। क्लियर, किस प्रकार एक छोटा सा सिपाही विद्रोह कितना बड़ा आगे जाके एक फ्रीडम फाइट बना, यानी एक प्रकार का रेवोल्यूशन बना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी पॉइंट में इसी हेडिंग में आपके दो हेडिंग्स और थे। मैं स्टोरी सुनाता चला गया और ध्यान से मेरे उतर गया कि दो हेडिंग इसी में आपको और पढ़ना था। एक हेडिंग था फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली और सेकंड था द रेवोल्यूशन स्प्रेड, कि किस प्रकार रेवोल्यूशन फैला हुआ है ना केवल मेरठ में बल्कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अवध, इन सारे फैजाबाद, बिहार, यहाँ तक के एरिया में ये रेवोल्यूशन पहुँचा था। आपको पता होना चाहिए जो 1857 का रेवोल्यूशन हुआ था, ये रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है आपके यूपी में ही। यूपी में आपका झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, तमाम स्टेट इसके अंतर्गत थे। दूसरा सबसे बड़ा फैला था बंगाल में, फिर आगे बिहार और कुछ अन्य राज्यों में भी ये फैला हुआ देखने को मिला है। जहां अवध से बेगम हजरत महल की लड़ाई लड़ी है, वहीं झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली खान जैसे लोगों ने ये रेवोल्यूशन किया। मैंने आपके बारे में स्टोरी बताया था कि रेवोल्यूशन चला तो ज़रूर, लेकिन आगे जाके ये रेवोल्यूशन अनसक्सेस हो गया। उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न भी बताया था। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, वो ये है कि जब स्टार्टिंग में अवध में नाना साहब वार कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे, तो नाना साहब के साथ उनका एक सेनापति हुआ करता था। वो सेनापति तात्या टोपे था। कहा जाता है तात्या टोपे नाना साहब के साथ वार किए, रेवोल्यूशन किए, लेकिन जब नाना साहब यहाँ से पराजित हो गए तो यहाँ से तात्या टोपे किसी तरह बच निकले और जाके महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई जब हार गई तो वही तात्या टोपे पहुँच गए बिहार और राजा अमर सिंह के साथ वहाँ लड़ाई किए। लॉर्ड कैनिंग बार बार तात्या टोपे का नाम सुन रहा था, ये तात्या टोपे भाई कहाँ है, हर एक जगह रेवोल्यूशन में ये पहुँच रहे हैं। तो उस लॉर्ड कैनिंग ने कहा भाई तुम चाहे जिस रेवोल्यूशनरी को हराओ, चाहे जिस उसको हराओ, लेकिन किसी भी कीमत पे मुझे तात्या टोपे चाहिए, वो जहाँ भी है उसे पकड़ कर ले आइए। कहा जाता है 1858 में तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन तात्या टोपे को लॉर्ड कैनिंग जिंदा रखा, क्योंकि वो चाहता था तात्या टोपे को मैं ऐसी मौत मारूं कि उसे पता चले कि उसने जो रेवोल्यूशन किया है वो किसके खिलाफ किया। 1 साल तक उन्होंने रेवोल्यूशनरी को मतलब 1 साल तक तात्या टोपे को जिंदा रखा था। तो 1 साल उनको जेल में रखा और 1859 में उसे फांसी दी गई। 1859 में उन्हें फांसी तब दी गई थी जब रेवोल्यूशन पूरी तरह खत्म हो गया था। 1 साल उन्हें जेल में रखने के दौरान बहुत ही मारा गया, उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है तात्या टोपे पर इतना जुल्म किया गया कि शायद कभी इंसान किसी इंसान पर इतना जुल्म नहीं करेगा जो तात्या टोपे के ऊपर इन ब्रिटिशर्स ने किया है। एक और मैं बात बताता हूँ, जब बख्त खान ने मेरठ में विद्रोह किया था तो वहाँ से कुछ अंग्रेज सैनिक भाग निकले थे। वो अंग्रेज सैनिक भागकर कानपुर पहुँचे थे। कानपुर में वो नाना साहब के पास पहुँचे। उसमें नाना साहब भाई पेंशन करता थे अंग्रेज़ों के, तो ब्रिटिशर्स उन अंग्रेज़ों ने कहा नाना साहब जी हमें अपने राज्य से निकल जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पीछे बख्त खान पड़ा है, हमको मार रहा है। नाना साहब ने कहा ठीक है भाई आप लोग निकल जाइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बख्त खान को आने नहीं दूंगा। जब वो ब्रिटिशर्स कानपुर से होकर निकलने लगे तो कानपुर का एक क्षेत्र हुआ करता था, नाम सती चौरा था। कहा जाता है सती चौरा में इस नाना साहब ने अपने सैनिकों से इन ब्रिटिशर्स को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक, और सारे ब्रिटिशर्स को मार दिए। क्लियर। तो ये निगेटिव पॉइंट है नाना साहब के ऊपर, इसलिए नाना साहब के इस बिहेव पे कहा जाता है सती चौरा की घटना का कलंक लगा लिया। ठीक, एक निगेटिव पॉइंट क्रिएट कर लिया नाना साहब ने अपना। हालांकि अगर इंडियन व्यू से देखा जाए तो अच्छा ही था, क्योंकि इन ब्रिटिशर्स ने इतने सैनिकों को और इतनी बुरी मौत मारी थी कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा ही किया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से ह्यूमैनिटी का एंड था, ह्यूमैनिटी का डेथ था, इसीलिए उसे कहते हैं सती चौरा का कलंक नाना साहब के ऊपर लग गया। ठीक, तो ये हुई कहानियाँ कुछ रेवोल्यूशन की। तो बेगम हजरत महल, ऐसे ही बेगम हजरत महल भी अवध से लड़ाई लड़ी हैं, लेकिन वो आगे जाके वो भी हार गई हैं। 1857 में वो भी हार गई। जब वो देखी कि मैं हार रही हूँ तो अपने नवजात बच्चे के साथ लेकर नेपाल चली गई। नेपाल में हालांकि जब वो गई तो उनका बच्चा बड़ा बीमार हो गया और 1-2 महीने में उनका बच्चा मर जाएगा। फिर कुछ समय बाद महारानी बेगम हजरत महल भी मर जाएंगी।
लेकिन नेपाल चली जाने की वजह से बेगम हजरत महल को वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जो महारानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त हुआ था। क्लियर। लेकिन निश्चित तौर पे इस रेवोल्यूशन में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और रानी लक्ष्मीबाई की आप कहानी जानती हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है गवर्नर जनरल हुरोज से, लेकिन वो भी लास्ट में पराजित हो गई है और युद्ध में दौरान वो मारी गई। 1859 अप्रैल 1859 तक सारे रेवोल्यूशनल खत्म हो चुके थे भारत से। और मैंने आपको बताया था कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जिस पॉइंट के तहत रेवोल्यूशनरी को वो सक्सेस नहीं मिला, जिस सक्सेस को पाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया था। क्लियर। 1858 तक रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया, चुटपुट हो रहा था। 1858 जब ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ उसके बाद ब्रिटिश महारानी ने इंडिया में एक अलग प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया। उन्हें पता चल गया था EIC बहुत करप्ट हो चुकी थी और उनके करप्शन का ही रीज़न बना इतने बड़े रेवोल्यूशन होने का। तो महारानी ने 1858 में एक एक्ट भेजा है भारत में, उसी को कहते हैं इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1858, जिसके तहत EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को खत्म कर दिया गया और भारत के सारे एडमिनिस्ट्रेशन महारानी ने खुद अपने अंडर में कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं क्राउन रिजाइम, ब्रिटिश राज मतलब क्राउन राज आ गया। क्लियर। दूसरा इन्होंने क्या किया, पहले क्या थे सोल्जर्स जो थे इंडियंस में, उसमें अधिकतर इंडियंस की ही भर्ती की जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब रेशियो कर दिया गया 2:1, यानी 2 अगर यूरोपियंस होंगे तो 1 इंडियंस। पहले उल्टा था, 2 इंडियंस थे तो 1 यूरोपियंस, लेकिन 1858 में 2 यूरोपियंस पर 1 इंडियन हुआ करता था। इतना ही नहीं, पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ब्रिटिश महारानी ने ये तीसरा अमेंडमेंट करवाया। उन्होंने गवर्नर जनरल जो था उसको एक नया नाम दिया और वो नाम दिया वायसराय का। हालांकि वो वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना, इसलिए आप 2 पॉइंट हमेशा रखना। अगर लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछे तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही देना, और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछे तो वो भी आप कहीं ना कहीं लॉर्ड कैनिंग को ही बताना, क्योंकि वही पहला वायसराय भी है। क्लियर। इतना ही नहीं, ब्रिटिश महारानी ने एक कमेटी फॉर्म करवाया था और पूछा था कमेटी मुझे बताइए इतने बड़े रेवोल्यूशन होने के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। उस कमेटी ने अपना पढ़ा लिखा, सोचा, सर्च वर्च किया, इधर उधर काफ़ी सर्च वगैरह किया। उन्होंने कहा कि इस रेवोल्यूशन का अगर मैं एक कारण बताऊं तो मैं 10 पेज में केवल एक ही नाम दूंगा और वो नाम केवल और केवल माउंटेन का दूंगा। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो कभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट नहीं होता भारत में। जब कमेटी ने ये बात कही तो कहा जाता है ब्रिटिशर्स का कुदृष्टि, बोलते हैं ना निगेटिव पॉइंट, ब्रिटिशर्स की कुदृष्टि मुसलमानों पर पड़ गई। और 1858 के बाद मुसलमानों की इतनी दयनीय, इतनी सैडफुल लाइफ हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर 1000 मुसलमान रहे होंगे तो उसमें से मात्र एक ऐसा मुसलमान रहा होगा जो पढ़ा लिखा होगा, बाकी 999 मुसलमान बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया इस ब्रिटिश महारानी ने। तो इस रेवोल्यूशन के बाद कुछ इस प्रकार के सुधार देखने को भारत में मिले हैं। क्लियर। और क्या हुआ, उस 1858 के दौरान ही उन्होंने एक भारत सचिव, इंडियन कैबिनेट का एक पद फॉर्म किया, पोस्ट फॉर्म किया, जिसके तहत जो वायसराय हैं और जो काउंसिल बनाई गई है ईस्ट इंडिया की, इन दोनों की निगरानी की जाती थी खुद महारानी के द्वारा। तो 1857 रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, तो 1858 का एक्ट आया जिसके तहत मैंने आपको बताया कि 5 सुधार इस प्रकार किए गए हैं। क्लियर। इस रेवोल्यूशन में फार्मर्स का कोई रोल नहीं था। फार्मर्स बेचारे इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, क्योंकि फार्मर्स जानते थे अगर वो रेवोल्यूशन करेंगे तो उनके कभी इंस्ट्रूमेंट, उनके आर्म्स कभी ब्रिटिशर्स के सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। आप कितने भी हो कुदाल और फावड़े वाले हो और वो बंदूक वाले हैं, आपके पास राइफल है तो उनके पास स्टेक गन है जिसका सामना आपके कुदाल और फावड़े नहीं कर पाएंगे। क्लियर। लेकिन कहा जाता है किसान साथ नहीं दिए, इसके बावजूद अगर इस रेवोल्यूशन में कोई सबसे ज़्यादा कोई डेथ हुआ है तो वो डेथ इन्हीं फार्मर्स का ही, इन्हीं किसानों का ही हुआ है। क्लियर। फार्मर्स कभी रेवोल्यूशन करना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे वो इतनी सारे डेथ हो गए। सर आप तो बोल रहे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इतना सारा डेथ कैसे हो गया। तो डेथ इसलिए हुआ जैसे कोई रेवोल्यूशनरी किसी एरिया में पहुंचा, उसने कहा ऐसा है फार्मर्स, हम इस एरिया से जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स आएंगे उन्हें ये मत बताना कि हम इसी रास्ते से गए थे। अब कितना हो भाई, इंडियंस होते हैं,
फार्मर्स ने कहा चलिए ठीक है सर, आप कितने भी हो हमारे भाई ही हो, हमारे ही अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। जब वो रेवोल्यूशनरी वहाँ से चला गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, उन्होंने कहा अरे फार्मर किसी को देखा है क्या, इधर किसी कोई रेवोल्यूशनरी गया है? फार्मर्स बेचारा असमंजस में पड़ गया, क्या करूँ, वो डाउट है उसको कि बताऊँ कि ना बताऊँ, लेकिन कितना भी वो इंडियंस है। उसने कहा नहीं सर, नहीं देखा, इधर से कोई रेवोल्यूशनरी नहीं गया। ब्रिटिशर्स होशियार थे, पढ़े लिखे थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से थे। उन्होंने कहा ये फार्मर झूठ बोल रहा है, ऐसा है इसी रास्ते से चलो, ये जरूर गए होंगे रेवोल्यूशनरी। फॉरनर वो ब्रिटिशर्स भी उसी रास्ते से आगे बढ़ गए। आगे जाके रेवोल्यूशनरी से उनका सामना हुआ और उन्होंने रेवोल्यूशनरी को मार दिया। फिर वहाँ से वो इंग्लिशमैन आगे नहीं बढ़ते थे, वहाँ से वापस आए और किसानों से कहा आपने हमसे झूठ बोला तो उसकी सज़ा भुगतिए, और कहा जाता है पूरे गांव में आग लगा देते थे। आग से बच के जो फार्मर, उनकी वाइफ, उनके बच्चे भागते। ये ब्रिटिशर्स इतने विक्ट थे, इतने निरंकुश, इतने एम्बिजियस, इतने क्रूअल थे कि उन बच्चों और उनकी वाइफ को उठा उठा कर वो जलते हुए आग में फेंक देते थे, और जिंदा सारे फार्मर्स जिंदा ही जल के मर जाते थे। क्लियर? रेवोल्यूशन में फार्मर पार्टिसिपेट नहीं किया, इसके बावजूद अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्सपायर हुआ तो खुद फार्मर्स कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इन फार्मर्स को वेट है उस इंसान का, जो इंसान बिना इनको मारे, बिना इनको कुछ इस प्रकार का नुकसान किए, इनके सारे अधिकारों को दे सके। और वो इंसान कभी आगे जाके मिलेगा एक बहुत बड़ा नाम, और वो नाम है महात्मा गांधी का। क्लियर? दूसरी बात सर, इसमें पढ़े लिखे लोगों ने रेवोल्यूशनरी का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं बुद्धिजीवियों ने साथ दिया? निश्चित तौर पे बड़े इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर बुद्धिजीवी रेवोल्यूशनरियों का साथ देते तो ये रेवोल्यूशन का रिजल्ट कुछ और ही होता। तो सर साथ क्यों नहीं दिया? साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन बुद्धिजीवियों को, उन नॉलेजेबल इंसानों को ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स भारत के लिए अच्छे हैं। ब्रिटिशर्स अपने साथ मॉडर्नाइज एरा लेकर आए हैं, आधुनिकता लेकर आए हैं, जो भारत को चाहिए, क्योंकि भारत आज भी वही राजा और रानी में ही जुड़ा पड़ा है और मॉडर्नाइज नहीं हो रहा है। क्लियर? इसीलिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी का साथ नहीं दिया, क्योंकि ब्रिटिश राज उनको कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स तुम्हारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं ला रहे हैं, बल्कि वो तुमको ही वेस्टर्न बना दे रहे हैं, तुम्हारे लोकल लैंग्वेज को ख़त्म करके इंग्लिश को थोप रहे हैं, तुम्हारे रिलीजन को ख़त्म करके क्रिश्चियलिटी ला रहे हैं, क्रिश्चियंस बना रहे हैं तुम्हें। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्हीं बुद्धिजीवियों ने आगे जाके स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया है। क्लियर? जमींदार, साहूकार, राजे महाराजे, ये सब भाई ब्रिटिशर्स के ही थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको पेंशन देता था। अब जमींदार को क्या, भूमि का मालिक बना दिया, भैया वो क्यों विरोध करेगा, वो तो अच्छा खासा टैक्स पा रहा है। राजा महाराजा क्या, भैया राजा की सुरक्षा कर रहा है, राजा भी खुश है, वो भी खुश है। नाराज केवल वही राजा महाराजा हैं जहां आपने अपना रेजिडेंट इस्टेब्लिश कर लिया। इसीलिए राजा महाराजा भी रेवोल्यूशनरी के साथ नहीं थे, और इतना बड़ा ग्रुप जब आपका साथ नहीं दिया तो इतना बड़ा रेवोल्यूशन आपका कभी सफल नहीं हो सकता था। सफल ना होने के कारण ये भी थे कि आपके पास पर्याप्त आर्म्स ऐसे नहीं थे जिन आर्म्स से आप ब्रिटिश आर्म्स के का सामना कर पाए। बख्त खान, मौलवी अहमदुल्लाह, राजा कुंवर सिंह, राजा अमर सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सब मारी गईं। क्लियर? नाना साहब, बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं, और नेपाल में ही जाके बेगम हजरत महल की मृत्यु हो जाएगी। दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर लास्ट एम्परर हैं मुगलों के, इनकी और इनकी पत्नी को रंगून म्यांमार में भेज दिया गया। इनके बच्चे को इनकी आंख के समक्ष ही मार दिया गया। इन दोनों को रंगून भेज दिया गया। रंगून में जाकर ये अपनी लाइफ जेल में बिताए हैं, और 1562 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, और उसी मृत्यु के साथ मुगल एम्पायर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। 1857 में जब इन्होंने रंगून भेज दिया गया, उसके बाद यहाँ दिल्ली पर ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, और वो ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ मजबूत कर लिए हैं। तो ये है आपका 1857 का रिवोल्यूशन। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सक्सेस मिली या नहीं मिली, वर्ल्ड आप ये बात एक्सेप्ट करिए और रिजेक्ट करिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस रेवोल्यूशन ने इतना तो ज़रूर कह दिया कि अब
आपका इतना हम क्रूअल रूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सभी ग्रुप एक साथ तुम्हारे समक्ष रेवोल्यूशन करेंगे और तुम्हें हर एक कीमत पर भारत को छोड़कर ही जाना होगा। ये सक्सेस है आपके 8057 का। बड़े बड़े इतिहासकार, चाहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की कही जाए या आरसी मजूमदार का किया जाए, इन सब ने 1857 को एक सिपाही रेवोल्यूशन दिया। लेकिन बात किया जाए बेंजामिन डिज़रायली बहुत बड़ा इतिहासकार है। बात किया जाए आपके इधर बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों का, तो इन्होंने 1857 को एक फ्रीडम फाइट माना है। हम इंडियंस भी इसे एक फ्रीडम फाइट मानते हैं, जबकि वर्ल्ड इसे एक रेवोल्यूशन मानता है। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 5 फिनिश हो चुका है आपका। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का एक एक्सरसाइज अपलोड करूंगा, उसका क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा, जिसे आप सॉल्व करिए, पता चले आपने कितना पढ़ा और क्या पढ़ा, क्या समझा है। उसके बाद आपका मैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कल वाले वीडियो में मैं आपका पेपर अपलोड करूंगा, उसे करिए, कोशिश करिएगा, अपनी थिंकिंग थोड़ा दीजिए, आपने क्या सोचा समझा उसे थोड़ा बताइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टोरी इतनी बताई है कि आपको बुक के हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिलहाल आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज भी मैं एक पेपर अपलोड करूंगा जो आज के टॉपिक से रिलेटेड होगा, और कल मैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।